हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब तंदुरुस्त और मस्त मौला होंगे। आप सभी का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आशा करते हैं कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम काफी बेटर गया होगा। अब ये टाइम है, दिस इज द टाइम वेन यू कैन रॉक, और आप मैथमेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करो। इसीलिए हम ये एम लेकर आए हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओ अपनाओ जिससे कि आपको बोर्ड में एटलीस्ट 85 टू 90% मार्क्स आए ही। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चे होंगे, अराउंड 80 टू 85% जो साइंस लेते हैं वो इंजीनियरिंग कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं। उसमें हम शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करते हैं, बट बोर्ड का एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रेटजी होता है। तो उसमें नहीं, आपका आंसर से ज्यादा स्टेप को फोकस किया जाता है और एक पैटर्न होता है। तो आप ये मत समझना कि अगर सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। आप नहीं हो तो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने सीनियर से भी बात करना। आपने देखा होगा कि काफी इंटेलिजेंट है बट बोर्ड में अच्छा आ पाया है। तो हम इस वीडियो के जरिए ये आपको बताना चाहते, आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप क्या स्टेप अपनाओ जिससे कि आपको 90% मार्क्स आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, 12 का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस, तो आप देखोगे कि हमारा मेन 6 टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है और उसी में सारे सब्जेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन, एल्जेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे या आप लोगों ने एनालिसिस भी किया होगा, जो मैक्सिमम शेयर है वो आपका कैलकुलस में है। अराउंड 44% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज ओनली फ्रॉम कैलकुलस सेक्शन। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी हालत में कैलकुलस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और उसके अलावा अगर आप फोकस कर सकते हो तो एल्जेब्रा, एल्जेब्रा काफी सिंपल होता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, एल्जेब्रा, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद आप प्रायोरिटी में रख सकते हो। अगर हम लास्ट टोटल एग्जाम का पैटर्न का बात करें तो एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन होगा, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन सेक्शन 1 का 1 टू 20 क्वेश्चन जो होगा आपका एमसीक्यू होगा और वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आप एक भी क्वेश्चन गलती ना कर पाओ, क्योंकि आपको इसमें ना कोई स्टेप लिखना है ना कुछ थॉट प्रोसेस लिखना है। बस अगर थ्योरम याद है, फॉर्मूला बेस्ड याद है, तो आप इसमें 20 इंटू 20 मार्क्स, 1 इंटू 20 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। और हर मेरे इस चैनल में जो ज्वाइन बच्चे किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना स्ट्रांग बनो कि आप 20 मार्क्स जरूर लेकर आओ। उसके बाद अगर हम देखें 21 टू 26 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है जिसमें आप 1 टू 2 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं, छोटा मोटा डेरिवेटिव या छोटा मोटा फॉर्मूला बेस्ड आपको आंसर क्वेश्चन टाइप का आएगा और उसको आपको आंसर लिखना है, जो कि आपको 5 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मार्क्स, तो ये आपका टोटल 10 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा। अगर हम तीसरा देखें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका 3 से 4 लाइन का आंसर होगा। 3 से 4 लाइन बोलने का, ये 1 से 2 लाइनर बोलने का मीनिंग है कि स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करना है, क्योंकि स्टेप का मार्किंग होता है। आप सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप अगर ये एक थ्योरम है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आता है, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर नहीं लिखना है, उसमें आपको स्टेप लिखना है कि हम क्यों किए, किस थ्योरम से डेराइव हुआ और हमने ये इस आंसर पे कैसे पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है। अगर शॉर्ट आंसर देखे तो अगर 3 मार्क्स है तो हमें ध्यान देना कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा स्टेप का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर 3 मार्क्स है तो एटलीस्ट 5 टू 6 स्टेप या 4 टू 5 स्टेप में आपको आंसर लिखना है, तभी जाकर आपको 100% मार्क्स मिलेगा उस पे। तो इसमें हमारा टोटल 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, तो टोटल 18 मार्क्स होगा इसमें। सेक्शन डी का बात करें जो कि काफी लेंदी होगा, और इसमें आपको 10 12 और काफी सारे थ्योरम को प्रूव करने का जो क्वेश्चन आता है, जैसे बेयर थ्योरम, लैग्रेंजेंस थ्योरम, तो इसमें आपको बड़े बड़े थ्योरम्स का प्रूफ लिखना आएगा और ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी होगा, लेंदी क्वेश्चन होगा, जो कि आपका हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा। टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का ये टोटल होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी, आजकल बोर्ड ने
इस पे काफी प्रायोरिटी दिया है और 2023 के बाद हर साल इस पे 3 क्वेश्चन जरूर आती है जो कि 4 मार्क्स की होते हैं, टोटल 12 नंबर की होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हर सेक्शन को अप्रोच कैसे करें और हम 100% मार्क्स कैसे लाए सेक्शन। देखो, अगर हम अब स्टेप टू अप्रोच द डिफरेंट सेक्शन का बात करते हैं, तो अगर हम पहला सेक्शन देखें जो कि हमने बात किया है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का वैल्यू आपका 1 मार्क्स होगा। तो अगर हम इसमें फोकस एरिया करें तो हमें 3 चीज का एकदम फोकस रखना है, एकदम नहीं भूलना है आपको। इसमें 20 में 20 मार्क्स चाहिए हमें सारे बच्चों से। तो पहला है हमें क्यूब कैलकुलेशन, डिफिनीशन एंड थ्योरम एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर क्विक कैलकुलेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन होगा और एक बार में आपको अगर फॉर्मूला थ्योरम याद है तो आप बिना पेन एंड पेपर उठाए हुए भी उस आंसर में आपको 1 मार्क्स आ सकता है। तो जैसे कि आपका टॉपिक हुआ डिटर्मिनेंट्स हुआ, इंटीग्रल्स हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ, जो कि फॉर्मूला है काफी सारा, इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन और फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का होगा, डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारे कंडीशंस होंगे जो कि डायरेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको फुल 100 में 100 मार्क्स मिल सकता है। अगर डिफिनीशन और थ्योरम का बात करें तो काफी सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कंटिन्यूटी में आपने काफी सारा थ्योरम पढ़ा होगा, प्रूफ पढ़ा होगा, और आपने मैट्रिसेस में भी प्रोबेबिलिटी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि दो टॉस हुआ, क्वाइन का टॉस हुआ अगर, तो फिर क्या कंडीशन बन सकता है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक बेसिक नॉर्म्स के बेसिस पे हो सकता है। तो आपको ये सारे देखना है। फॉर्मूला बेस में वेक्टर रिलेशंस के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इसमें। तो आपको मैंने एग्जांपल में ये सारे दिया, बट दीज आर द क्रिटिकल टॉपिक्स आल्सो। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को भी देखना है कि इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी का यूज करें तो स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट हमें ये ध्यान देना होगा कि एक एक नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है। अगर आप 20 में से अगर 5-7 नंबर भी कम करते हो तो कहीं ना कहीं वो 90% का जो हमने डिस्कशन किया है रेस, उससे आप नीचे आ जाओगे। तो हमें तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, विदाउट पेन भी बन सकता है। तो हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम बाउंडेड एग्जाम है, 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम है। और अगर हम कॉमन टॉपिक देखें जो कि हर साल आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आती ही आती हैं। और तो आपको इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, मैं इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ इस सेक्शन में, एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला इस पे याद होना चाहिए। अगर एलजेब्रा एलजेब्रा तो आपने देखा था अराउंड 50% ऑफ टोटल शेयर एलजेब्रा से था। तो एलजेब्रा तो समहाउ आपका ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में होंगे। तो अगर एलजेब्रा में हम देखें तो डिफरेंशिएशन रूल, डिफाइंड इंटीग्रेशन, फिर सॉरी कैलकुलस में एलजेब्रा में देखें तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स वाली देखना है, इसमें कोई डिफिकल्ट थ्योरम नहीं देखना। जो भी कुछ शॉर्ट नोट बनाया हुआ होगा आपने, कुछ फॉर्मूला बुक पढ़ा होगा, कोई कॉन्सेप्ट नोट बनाया होगा, तो उससे आपको पढ़ना है, उससे आपको पूरा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो देख लेना है, क्योंकि उसी से आपका 20 to 20 मार्क्स हो जाएगा। और हमें जो सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अवॉइड गेस। मैं देखता हूं कि जो आईआईटी वाले बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेंस का या स्टेट कंपटीशन एग्जाम का प्रैक्टिस करते हैं, तो काफी टाइम तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो। दैट इज ट्रू, वो सही है, आप यूज कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। बट मेक श्योर कि जो आप आंसर लगा रहे हो वो 1 मेथड या 2 मेथड, सेकेंड मेथड से चेक करो कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सही आ रहा है तो ही आप गेस को परफेक्ट मानो, अदरवाइज यू कैन पुट स्टार मार्क। और इसको आपको रिपीट देखना है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर आपको आकर चेक करना है। और इसको एकदम 100% श्योर नहीं करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है और इसको अवॉइड करना है, क्योंकि हम सारे बच्चे से 90% मार्क्स चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आंसर क्वेश्चन टाइप का रहेगा, जो कि 1 और 2 स्टेप में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और याद रखना, इसमें भी आप एमसीक्यू टाइप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर इसमें आप डायरेक्ट आंसर लिखे तो आप मान के चलो कुछ भी करोगे आपको 2 मार्क्स में से 1 ही मार्क्स मिलेगा। अब कितने भी इंटेलिजेंट हो, बोर्ड को वो फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। बोर्ड का एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों अलग है। तो हमें स्टेप प्रॉपर रखना है, एक डिजाइन आंसर लिखना है, कलर कोडिंग यूज करना है, सो डेट कि आपको एकदम मार्क्स पूरा मिले, और ज्यादा हड़बड़ी में भी नहीं रहना है हमें।
ध्यान से देखना। अगर इसमें आप फोकस्ड एरिया देखो तो ब्रीफ प्रूफ्स आते हैं और शॉर्ट कैलकुलेशंस आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ब्रीफ प्रूफ्स में आप देख रहे हो कंटिन्यूटी का छोटा मोटा प्रूफ्स आपको आ जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन क्योंकि कॉमन है, ये हमेशा आपको शॉर्ट आंसर टाइप में या एमसीक्यू में ही आएगा, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन नहीं सकता है। तो ये हमेशा आप मान के चलो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही रिलेशंस टॉपिक है। कंटिन्यूटी का काफी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बन सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी जनरली आपको अगर थ्योरम और ये सब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। शॉर्ट कैलकुलेशन में आपको लीनियर इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कॉमन है, प्रोबेबिलिटी से आपको स्मॉल क्वेश्चन भी बन सकता है, 1-2 मार्क्स का भी बन सकता है और वो 5 मार्क्स का भी बन सकता है, क्योंकि इसमें वैरायटी काफी सारा है प्रोबेबिलिटी में। तो चांसेस है कि जो पास्ट ट्रेंड हमने देखा है उसमें हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन से और प्रोबेबिलिटी से काफी क्वेश्चन इस सेक्शन में आया है। अगर हम स्ट्रेटेजी का यूज करें तो डायरेक्ट आंसर देखो, यहां हमने क्लियरली लिखा है कि डोंट फॉरगेट टू राइट स्टेप्स। अब एग्जांपल भी दिया है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कुछ क्वेश्चन आया, सपोर्ट है कि कोई क्वेश्चन आपका आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सपोर्ट दैट कि 1/2 आ गया, तो आप तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है ये सारे केसेस में, आपको स्टेप लिखना है ये क्या है और इसको कैसे डिराइव करना है। तो कम से कम 2-3 लाइन में आंसर लिखो, जरूरी है लिखना। तो ये हम बताना चाहिए। इसमें की टॉपिक्स का अगर बात करोगे तो वेक्टर, वेक्टर में कॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन, रेशियो, ये सब आपका जो सिंपल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट्स हो गया, डायरेक्शनल रेशियोज हो गया, ये सारे आपको इसमें पूछा जाएगा। और ये आप पता है ये सारे काफी 1 और 2 लाइनर ही बन सकता है, उससे ज्यादा बड़ा बन नहीं सकता है। कैलकुलस में अगर हम देखें तो फाइंडिंग डेरिवेटिव्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये एक बेसिक है और इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम मेजॉरिटी ऑफ टाइम पूछा गया है। अगर टाइम एलोकेशन का देखो तो ये वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन में बेसिकली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 5 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं दे सकते हो पर क्वेश्चन में, क्योंकि 3 घंटे का, अगेन मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे का एग्जाम है, 5 मार्क्स से ज्यादा का अगर टाइम देते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे डिफाइंड टाइम में। तो ये भी हमें स्ट्रेटेजी देखना है। तीसरा सेक्शन है जिसमें हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है। अगर इसमें हम आप देखो तो इसमें आपका मॉडरेट लेंथ प्रॉब्लम होता है। जनरली इसमें आपका जो होगा 5 to 6 लाइनर, और लाइनर बोल सकते हो या स्टेप्स बोल सकते हो, का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें आप देखोगे तो जनरली थ्योरम विथ एप्लीकेशंस का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, जो हमने देखा है। जनरली रॉल्स थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये आप जरूर याद रखना है। ये सारे देखो मैं अभी कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको देखना है, किस सेक्शन में देखना है, कितना आपको मेहनत करना है किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपके पास 15 दिन ही बचा हुआ है, 15 दिन का ही ये स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं। तो ये सारे क्रिटिकल थ्योरम्स है, ये आपको देखना है इसमें। और अगर स्टेप बाय स्टेप अगर बात करो तो डेराइव फॉर्मूला, फॉर्मूला इंटीग्रेशन, जैसा कुछ इंटीग्रेशन का बाय पार्ट का क्वेश्चन आएगा इसमें, इसमें आता ही है। तो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको बाय पार्ट्स का स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप जो भी बनेगा, आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिखना है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर कुछ आपको एंगल बिटवीन 2 लाइंस पूछा तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। हर डायग्राम, अगर मानो कि आप 2 डायग्राम बना दिया और 2 डायग्राम को कट कर रहे हो, तो अगर ये ए लाइन बोल रहे हो, ये बी लाइन बोल रहे हो, सी पॉइंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ लाइन बना दिया और ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिए। हमें ये सारे ए को डिफाइन करना है, बी को डिफाइन करना है, सी को, डी को डिफाइन करना है। ये ये लाइन करके अगर कुछ क्वेश्चन में दिया गया और डिफिनीशन है तो हमें वो प्रॉपर लिखना है स्टेप वाइज स्टेप। और दो अगर आपको ऐसा पता हो भी, क्योंकि ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हाई वेटेज टॉपिक का बात करें, अगेन कैलकुलस, कैलकुलस इसलिए हर टॉपिक में क्योंकि काफी डाइवर्सिफाइड ब्रॉडर सब्जेक्ट है और काफी क्वेश्चंस हर हर सेक्शन में आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर हम कैलकुलस में बात करें तो इंटीग्रल, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आपको इसी सेक्शन में पूछा जाएगा। अगर एरिया अंडर कर्व आपसे पूछा गया तो प्रॉपर आपको इंटीग्रेशन से एरिया अंडर कर्व अगर कुछ भी बनता है तो आपको
अगर कुछ भी आपको बनता है, सपोज ये है, कुछ एरिया इस टाइप का बन रहा है, तो आपको प्रॉपर करके दिखाना है, एकदम प्रॉपर। अगर मानो कि अगर ये टच नहीं होना है तो उसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा साइड रखना है, ये सब चीजों का ध्यान हमें देना है, तो वही हमें मार्क्स आएगा। वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगेन क्रिटिकल, थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इस क्वेश्चन, बट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, बट जो बोर्ड का प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हैं तो उनके लिए है कि आप इनका फॉर्मूला याद रखना और कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर इस पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये सब आपको देखना है। और इसमें जो सबसे अवॉइड करने का चीजें है कि चेक लिमिट इन द इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी टाइम क्या होता है कि हम जो लिमिट है, लिमिट को छोड़ देते हैं, लिमिट को याद नहीं रखते। स्पेशली एरिया अंडर कर्व देखोगे तो कभी कभी ग्रेटर देन, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन जीरो होता है, बाउंड्री लाइन हमें डिफाइन होता है, हम बाउंड्री लाइन अगर ए से बी से आउटसाइड बाउंड्री बोलते हैं, हम इनसाइड का निकाल देते हैं। तो वो सब चीजों का ध्यान देना, उस सब चीज वो सारी चीजों को अवॉइड भी करना है, क्योंकि वो हमारा हमारा अगर क्वेश्चन ए पूछा जा रहा है और बी का आंसर देंगे तो ऑब्वियसली है कि हमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना। यू कैन टेक टाइम, रेस्ट एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे हमारे सेक्शन सी में थे कि हमें कैसे सेक्शन सी का अप्रोच लेना है। अगर हम सेक्शन डी का बात करें तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट और लेंदी सेक्शन है, तो इसमें हमें प्रॉपर वे में सोचना है। टेक टाइम और अप्रोच पहले से डिफाइन कर लो कि हमें कैसे इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन का आपका स्टेप आप लमसम मान के चलो कि 8 to 10 स्टेप में आपका जाएगा, ये उससे कम कोशिश भी मत करना लिखने का। अगर डायग्राम है तो प्रॉपर डायग्राम बनेगा इसमें, अगर स्टेप्स है तो प्रॉपर स्टेप्स लिखो, स्टेप 1 डिफाइन करो, स्टेप 2 स्टेप 3 प्रॉपर स्टेप वाइज करते चलो। अगर इसमें देखोगे तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, जो कि मैंने पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, उसमें डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रूफ विद द डायग्राम, काफी सारे प्रूफ्स आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था लैग्रेंज मीन्स थ्योरम, मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तो आपको पता है ये काफी क्रिटिकल टॉपिक है और ये काफी हॉट टॉपिक भी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन किसी ना किसी सेक्शन में हर बार आती है। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम अगर देखो, हाँ यस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग से तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन रहेगा ही, 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन रहेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। काफी सिंपल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर जाके पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप 5 नंबर का आप लॉस कर रहे हो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इसको। तो अगर इसमें हम कुछ स्ट्रेटजी यूज करें, स्ट्रक्चर योर आंसर, जो मैंने बोला कि आपको अगर इसमें आंसर लिख रहे हो तो स्टेप वाइज स्टेप स्ट्रक्चर बना लो कि हमें कौन सा स्टेप पहले लिखना है, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, देन हमें इंटअप क्या करना है, रिकमेंडेशन हमारा या फिर हमारा आउटकम क्या रहेगा उस रिजल्ट का। तो ये हमें प्रॉपर ध्यान देना है सब। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि यूज हेडलाइन, जैसे क्वेश्चन का हेडलाइन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड, ये देखना है। गिवन हमें क्या दिया गया है, उसके बाद टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा। ये स्टेप सारे बच्चे को एकदम याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये करना ही है। इसका अगर इसमें एक भी स्टेप अगर तुम मिस करते हो तो मानो कि आपको 5 नंबर में से 1 या 2 नंबर आपका डिडक्ट होने वाली। अब अगर नहीं फॉलो करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 1 या 2 नंबर आपका कटेगा। तो इसे ध्यान देना है, ये सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो प्रोग्राम, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना ही है, एकदम पेंसिल से डायग्राम बनाना है, प्रॉपर डायग्राम आपको इसमें बनाना है। की टॉपिक इसमें जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने ऊपर में भी बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ये आप इसमें बना सकते हैं। बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आपका प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा। और अगर 3D ज्योमेट्री, इसमें 3D ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फाइंडिंग शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, ये कंपटीशन वाले लोगों के लिए इजी होगा, पर जो प्रॉपर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको देख लेना, ये सिंपल होती है, ज्यादा टफ है नहीं, तो आप कर सकते हो। और ये सारे तीनों फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आप लोगों को। बस ये है कि थोड़ा सा आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लास्ट मोमेंट में काफी काम आता है, वो आपको देखना है। और कोशिश करो कि हर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे 1-2 प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सोल्व कर ही लो, सो डेट कि अगर कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम। अगर अटेम्प्ट भी करोगे तो अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो जो कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेगा उस पर भी।
तो चलो ये तो है हमारे। और टाइम मैनेजमेंट, यस ऑफ कोर्स ये काफी लेंदी होने वाला है। तो अब लास्ट सेक्शन का हम बात करते हैं, जो कि लास्ट सेक्शन में सब कोई रिलैक्स्ड रहता है। आजकल ये बोर्ड ने एक अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया है। अगर जो बच्चे फ्यूचर में कैट के लिए अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो, या कोई और एग्जाम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आप देखोगे कि इस टाइप का प्रॉब्लम फ्यूचर में भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आती है और स्ट्रैटेजी यूज करता है। जनरली ये सब हमारा माइंडसेट और क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, उसमें काफी यूज आती है। तो आजकल बोर्ड ने इसको 12th लेवल पे ही यूज किया, और काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट बनता है। बट हमें कुछ फोकस्ड एरिया पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें 100% मार्क्स इसमें भी स्कोर हो पाए। देखोगे तो दो टाइप का प्रॉब्लम एरिया होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जनरली इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज दैट कि कुछ दो वेरिएबल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये आपका इसमें ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा, टफ नहीं रहेगा, इजी वे में रहेगा, और तुम लोग कर पाओगे। अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हो, एक दो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, तो इजीली कर पाओगे। ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट मार्क्स आपको 100% आ जाएगा इस सारे टॉपिक पे। इंटरलिंक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या किया गया, एक काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया, कैलकुलस विद प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को ऐड करके, और एक मान के चलो कि इस पे ये और ये, तो एक मान के चलो कि दो तीन क्वेश्चन आपका यही तीनों से रहता है, इससे के बाहर कुछ भी नहीं आता है। अगर आप स्ट्रेटजी का यूज करो, तो देखो इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन टाइप का भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप का हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें हमारा 3 क्वेश्चन है, तो अगर इसमें हमें सोल्व करना है, तो अगर मानो कि हम पहला क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन को रीड करो, ट्राई करो कि उस, और फिर हम क्वेश्चंस को रीड करो, उसमें जो भी क्वेश्चंस है, ये दोनों को रीड करने के बाद ट्राई करो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन से क्या डेटा निकल रहा है। डेटा जो कि डायरेक्टली लिंक टू योर, जो तुम्हारे डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम मतलब हुआ कि सपोर्ट इसकी क्वेश्चन 1 होगा, थ्री का, थ्री थ्री ए में 1 2 3, उसमें कुछ डेटा पॉइंट तो कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, उसको लिंक करो, 2 को लिंक करो, 3 को लिंक करो। जब लिंकेज करना सीख लोगे ना, तो तुम इजीली देखोगे कि काफी जल्दी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो हमें ये लिंकिंग कॉन्सेप्ट को सीखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है लिंकिंग कॉन्सेप्ट सीखना। इसलिए हमने यहाँ लिखा है, हाईलाइट द की डेटा फ्रॉम द केस स्टडी। हर कॉम्प्रिहेंशन से आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि सारे डेटा आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, उसमें कुछ रिलेवेंट डेटा ही होगा जो कि आपके लिए यूज होना है। और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाओगे और डेटा के बीच फंस के रह जाओगे। इसीलिए आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना काफी जरूरत है। और दूसरा जो है, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। सपोर्ट है कि आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में काफी बार कहानियां बनाई जाती, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि which particular part of question is directly linked to the comprehension data which you have identified। इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चन, मान लो 3-1 का 1 क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ प्रॉब्लम ले लिया था, कुछ प्रॉब्लम, उससे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकला, और वो आपका डेटा से डायरेक्टली लिंकेज आ रहा है, तो उस वो डेटा को लिंकेज करके आपको सॉल्यूशन पे पहुंचना है। तो इसको केयरफुली आपको ब्रेक करना है, और केस स्टडी के जो आइडेंटिफाइड डेटा है उसे लिंक करके और सॉल्यूशन निकालना है। ये चीज को हमें ध्यान देना है। अगर इसमें आप कॉन्सेप्ट का बात करो, तो इसमें जनरली देखो, एग्जांपल के लिए मैक्सिमम मिनिमा का टाइप ऑफ बिजनेस केसेस का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर फ्यूचर में एमबीए का प्लान कर रहे हो, तो इस टाइप का काफी जनरल क्वेश्चन होता है, काफी लेंदी होता है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है कि कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्सेस विद अ मार्क ऑफ चैन प्रॉब्लम्स। ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं, और इस टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हर साल क्वेश्चंस आती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको आप देख लेना, ये जो भी मैंने टॉपिक को बताया पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो देख लेना। और अगर हमें, एज यूजुअल आई डिस्कस कि ये सारे जो डेटा सेट होगा, आइदर इट विल बी इन द टेबल फॉर्म और प्रेजेंटेशन फॉर द स्टैटिकल एनालिसिस और स्टैटिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक के साइड। चलो अब हम समराइज करते हैं जो भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो पहला, हमें ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कैसे लेना चाहिए। देखो,
एक बात याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसको हम पहले कर लो तो ज्यादा मार्क्स आएगा, बट ये अटेम्प्ट टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने काफी सारे एग्जाम क्रैक किया है, और मैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से और वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कोशिश करो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस दिया हुआ है उसी में यूज करने के लिए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली है वो इजी होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पूरा सा उससे लेंदी होगा, 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो लेंदी भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अगर मानो गलती से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फंस जाते हो तो तुम्हारा काफी समय बर्बाद हो जाएगा और तुम यू विल बिकम कंफ्यूज और तुम्हारे को आता हुआ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप ट्राई करो ए से, ए जो एमसीक्यू का है, बी जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 1 और 2 स्टेप का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सी जो कि 4 to 5 स्टेप का क्वेश्चन है, ई जो आपको मैंने बताया कि जो डेटा केस स्टडी टाइप का रहेगा, ये भी इजी रहेगा, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा करके बिजनेस केसेस रहेगा, प्रॉफिट और लॉस और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलस का कॉम्बिनेशन में आएगा, तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। जो और देन आप लास्ट में ट्राई करो मेरे हिसाब से जो लेंदी क्वेश्चन है जो कि 8 to 9 मिनट पर क्वेश्चन आपको कंज्यूम ऑन एन एवरेज होगा। अगर मेरा सजेशन मानोगे और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस, तो सेक्शन वाइज अगर टाइम एलोकेशन का हम बात करें तो मेरे हिसाब से अगर सेक्शन ए देखो जो एमसीक्यू है, हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर 1 मिनट से टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और काफी सारे टाइम आप इसी में कर दोगे। अगर ऑन एन एवरेज आप 2 मिनट देते हो सपोज दैट, तो आपका 2 into 20 राउंड ऑफ 40 to 45 मिनट आप इसी में स्पेंड कर लेते हो, मतलब कि 1/4 टाइम, और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा बचेगा। तो आपको इस सेक्शन को 20 से 25 मिनट में ही सॉल्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी भी आपके पास टाइम है तो आपको ध्यान देना है कि आप प्रैक्टिस सेशन में भी 20 से 25 मिनट में आप ये सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सेक्शन बी का बात करो तो सेक्शन बी में आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। 5 को अगर हमने इसमें 1 मिनट पर क्वेश्चन बोला है, इसमें मैं आपको बोला 3 मिनट पर क्वेश्चन, क्योंकि चलो इसमें 2 to 3 स्टेप, 1 to 3 स्टेप, 1 to 2 स्टेप्स आपको लिखना है, तो मैक्सिमम 1 मिनट आप सोचने में लगाओ, 2 मिनट आप प्रॉब्लम सोल्व करने में लगाओ, 3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है ऑन एन एवरेज, ये ध्यान रखना है। और ये हो सके तो एकदम आप एग्जाम से पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना कि मुझे इतना ही टाइम देना है, सो डेट ये आपको याद दिलाता रहे कि हमें इतना ही टाइम देना है, और सीक्वेंस भी याद रखना है। ये स्लाइड आपके लिए वाइटल रोल प्ले करेगा एग्जाम में, और इसको एकदम याद रख के जाना है। अगर सेक्शन सी का बात करोगे जो कि आपका ये आप इसमें देखोगे तो आपका टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था, और इसमें ये 30 नंबर का है टोटल आपका, और ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसको आप सेक्शन 3 में ट्राई करो, क्योंकि आपका ये 6 क्वेश्चन था इसमें और 18 नंबर का था, तो हर क्वेश्चन को 5 मिनट हम आपको दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो सीक्वेंस, आपका 1 लाइन का डायरेक्ट आंसर है तो 1 मिनट, अगर 1 to 2 स्टेप या 3 स्टेप यूज करते हो तो 3 मिनट, अगर 1 to 5 स्टेप यूज करते हो तो 5 मिनट आप यूज करो मैक्सिमम, 1-1.5 मिनट सोचने के लिए लगाओ और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व के लिए लगाओ। सेक्शन डी जो कि आपका बहुत लेंदी होगा, और हमने बोला है इसको लास्ट में करना है, इसमें ऑल दो इसमें आपके पास आपका काफी कम क्वेश्चंस है, तो फिर भी इसमें 5 क्वेश्चन है आपके, और फिर भी हम इसमें 9 to 10 मिनट्स आपको बोले, ऑन एन एवरेज हमने 9 मिनट कंसिडर किया है इसमें, 9 मिनट में ट्राई करना है कि हमें खत्म कर लेना है। फिर सेक्शन ई, क्योंकि देखो इसमें 3 सेक्शन रहेगा, 7 या 8 मिनट बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से अगर 8 मिनट में नहीं बनेगा तो फिर उसके स्टार मार्क करके फिर जो आता है वो बनाने का ट्राई करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये एक बार में डेटा लिंकेज कर लोगे और कॉन्सेप्ट आइडिया लग जाएगा तो वो, क्योंकि हर क्वेश्चन सेक्शन में मान लो कि 3 का जो सेक्शन होगा उसमें जनरली हर सेक्शन में एक 3 क्वेश्चन होगा, तो वो 3, तो इसमें जनरली 3 क्वेश्चन है तो 3-3 होगा, तो टोटल 9 क्वेश्चन होगा आपका लमसम, तो आपका 8 to 9 क्वेश्चन होगा, तब मानो 2 से 3 मिनट इज मोर देन एनफ टू सॉल्व दिस एरिया।
सबसे क्रिटिकल जो रोल है, आप कुछ भी कितना भी टाइम थोड़ा बहुत प्लस माइनस करो, लेकिन आपको ये टाइम एनी हाउ आपको बचाना है। जो रिवीजन का है 15 मिनट का टाइम जो होगा आपका एग्जाम में, जो 3 घंटे का एग्जाम है, तो आपको कोशिश करना है 2 आवर 30 मिनट्स में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर 45 मिनट में आपका 100% अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, अदर आए न आए। क्योंकि ये जो रिवीजन का सेक्शन रहेगा वो आपके लिए 10% ऑफ टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। लिख लो, एकदम करेगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में हो कि हमारा सारा सही होगा, रिवाइज नहीं कर रहे हो, सिली मिस्टेक होगा, घर पे आके रोओगे, पछताओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, लाइफ टाइम के लिए वो मार्क्स कटेगा। तो 15 मिनट के लिए आपको ये 15 मिनट एकदम रखना है, और सारे सेक्शन में जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम लगा है, थोड़ा भी डाउट हुआ है, वहां पे जाकर चेक करना है। अगर नहीं भी डाउट हो रहा है तो एक बार आप सारा आंसर को गो थ्रू कर लो, क्योंकि एक बार गो थ्रू करोगे, गो थ्रू में टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारा रिकमेंडेशन है कि 50 मिनट यू हैव टू सेव। ये 15 मिनट और ये 25 मिनट में ही खत्म करना है, ये दोनों तो एकदम क्रिटिकल है। इस उसके बाद हम फाइनल जो चेकलिस्ट आपको बता रहा हूँ, जो अवॉइड सीलिंग मिस्टेक। अवॉइड सीलिंग मिस्टेक आप कैसे करोगे? क्वेश्चन को 2 बार ही चेक करो। एक बार जब बना रहे हो उसी समय एक बार सारे स्टेप को गो थ्रू कर लो, और दूसरा रीचेक कब करो? जो 15 मिनट का मैंने जो टाइम बताया ना, उसमें रीचेक करो। तो 2 बार अगर क्वेश्चन का आंसर रीचेक कर ले रहे हो ना, तो कोई भी चीजें गलती नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारा माइंड बाद में क्लिक करता है, तो उससे मैं आपको स्टेप हेल्प करेगा कि आप अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाओ। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं, तो रिपीट आए क्वेश्चन तो आपको अगर रीचेक करोगे तो उस समय आप सही कर सकते हो। तो ये हमारा 2 टाइम एटलीस्ट रीचेक होना ही चाहिए। 1 टाइम जब आप बना रहे हो, देन यू हैव टू गो टू द स्टेप वाइज स्टेप। 1 टाइम व्हेन यू डू द रिवीजन ऑफ ऑल each and every question, at that time you have to check all the answer thoroughly। जिस पे थोड़ा डाउट हो रहा है, यू कैन गिव सम मोर सेकेंड्स। अगर जिसमें डाउट नहीं है, डायरेक्ट ओके दैट इज फाइन, एंड वी विल मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। उसके बाद एनसीईआरटी याद रखना। कोई भी कितने भी धुरंधर हो कि, मैं समझ रहा हूँ जो प्रिपरेशन वाले होंगे काफी सारे बुक्स फॉलो करते होंगे, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स होंगे, बट जो प्रिपरेशन नहीं करते, इवन जो प्रिपरेशन करते हैं, देखो बोर्ड का एक पैटर्न है, बोर्ड का एक क्वेश्चन पूछने का स्ट्रेटजी है। अगर बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक निकाला है, सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बुक है, तो ऑब्वियस बात है वो एनसीईआरटी फोकस्ड ही क्वेश्चन पूछेगी। और मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 70 to 75% जो क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना। एनसीईआरटी तो एकदम ही आपको याद, जो मेजर कॉन्सेप्ट हो, मेजर क्वेश्चन हो, वो देख लो। एमसीक्यू तो जो भी होगा ना, एमसीक्यू को एटलीस्ट ट्राई करना कि वो कर ले, जो भी कॉन्सेप्ट पे हो, क्योंकि वो डायरेक्ट मार्क्स है आपका। रिवीजन फॉर्मूला और थ्योरम ऑन ट्वाइस इन अ वीक, या ये मेरा एक सजेशन और आपसे रिक्वेस्ट भी है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अब क्या बोलूं, कि आपको थ्योरम और फॉर्मूला जो है उसको तो रिवीजन सप्ताह में 2 दिन बात करो। वीडियो बाद में देख लेना, टिकटॉक बाद में देखना, टिकटॉक के लिए बाद में भी टाइम लगेगा। गर्लफ्रेंड बाद में पटाना, 2 दिन बोल देना कि बैठो मैं नहीं बात करूंगा, सर ने बोला है। नहीं होगा तो मेरा नंबर लिख लेना, बोल देना, मैं बोल दूंगा भाई 2 दिन बंद करो, नहीं बात करना है। लेकिन फॉर्मूला थ्योरम कर काम देना है, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो अब मेरा भी नाम खराब करोगे तुम लोग। तो फॉर्मूला और थ्योरम जितने भी होगा, जो भी तुमने नोट्स बनाया होगा, नहीं बनाया हो, पढ़े ही नहीं हो पूरे साल, तो क्या करें सर? तो कुछ नहीं करना है, कुछ ऑनलाइन देखना। ऑनलाइन भी काफी सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक मिलता है, वो आप या फिर कोई मार्केट से खरीद लेना जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बुक होगा। एटलीस्ट उसको 2 बार पढ़ा करो। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मानो कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दो भी तो चलेगा, बट फॉर्मूला और थ्योरम याद होना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला थ्योरम से आएगा क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला थ्योरम और 1-2 क्वेश्चन भी उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि 75 to 80 मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स आपका आ जाएगा। और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, 5 दिन भी तो पढ़ोगे, बोर्ड एग्जाम आ रहा है। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो उनको पता है, बट आप
2 बार आप रिवीजन करो, जरूरी है। वीक में 2 बार एटलीस्ट रिवीजन करो। कोशिश करो कि फुल टेस्ट, फुल पेपर जो 3 घंटे का है, प्रॉपर वे में जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, और इसको एकदम याद रखना। आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जरूरी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कम से कम आपका 10 दिन है, तो 2-3 पेपर, 2-3 फुल टेस्ट सैंपल आप बनाओ। और उसमें से जब बना रहे हो तो कुछ आइडेंटिफाई करो, कुछ गैप्स आएंगे तो उसमें आपका थ्योरम कॉन्सेप्ट पे कुछ कमी होंगे, उसको स्टार मार्क करो और उसको पढ़ा करो। वो जरूरी है, रिपीट बार, तो आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर ये सब करते हो यूज, तो लिख लो, नहीं तो मेरे चैट बॉक्स में गाली लिख देना या डांट देना मेरे को। 90% मार्क्स कोई नहीं छीन रहा है आपको। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।